Hello everyone. Today we will do the most important topic of this chapter, law of conservation of momentum. Now you know that Newton's second law of motion says force is equal to change in momentum upon time taken. अब अगर मैं force को zero ले लूँ, if I take F is equal to zero, then change in momentum upon time taken will be zero, right? And that means change in momentum zero होगा. That means final momentum minus initial momentum is zero, or in other words I can say that final momentum is equal to initial momentum. यही है आपका law of conservation of momentum. It says अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है जिसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, एफ जीरो है, देन इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, और इन अदर वर्ड्स आई कैन से टोटल मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहता है. एक एग्जांपल से समझते हैं. दीज आर द टू कार्स ए एंड बी. कार ए का मास m1 है, कार बी का मास m2. A is moving with u1 velocity, B is moving with u2 velocity. दोनों के बीच में कोलिजन होता है, ठीक है. और कोलिजन के बाद दोनों का वेलोसिटी चेंज हो जाती है. कार ए इज नाउ मूविंग विद v1 वेलोसिटी, कार बी इज नाउ मूविंग विद v2 वेलोसिटी, ठीक है. एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई होगा. अब क्या कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? दैट इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम. अब इनिशियल का मीनिंग क्या है? देखिए, जो इवेंट हो रहा है ना, इवेंट के पहले जो भी टोटल मोमेंटम रहेगा वो आपका इनिशियल मोमेंटम है, और जो इवेंट के बाद आपका टोटल मोमेंटम रहेगा वो आपका फाइनल मोमेंटम है. और ये दोनों हमेशा इक्वल होंगे. मतलब बॉडी ए का कुछ मोमेंटम होगा. क्या मोमेंटम होगा बॉडी ए का? m1u1. बॉडी बी का कुछ मोमेंटम होगा m2u2 बिफोर कोलिजन, राइट. आफ्टर कोलिजन बॉडी ए का मोमेंटम हो गया ये, आफ्टर कोलिजन बॉडी बी का मोमेंटम हो गया ये, ठीक है. अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है? इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम इक्वल होंगे. इनिशियल मोमेंटम पूरे सिस्टम का मतलब दोनों को ऐड कर दो, और फाइनल मोमेंटम दोनों को ऐड कर दो, ये दोनों इक्वल होंगे. ओके. और मैं दूसरे वर्ड्स में कह सकती हूँ दैट द टोटल मोमेंटम विल रिमेन कांस्टेंट. क्या मीनिंग है इसका? जैसे सपोज बॉडी ए और बॉडी बी का इनिशियल मोमेंटम का सम 40 kg मीटर पर सेकेंड है, ठीक है. इसका 10 है सपोज और इसका 30 है, सम 40. तो ये सम 40 आफ्टर कोलिजन भी रहेगा. हो सकता है ये 20 हो जाए तो ये भी 20 हो जाएगा, अगर ये 5 हो जाएगा तो ये 35 हो जाएगा. अगर यहाँ फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम सपोज 15 हो गया तो इसका मोमेंटम 25 हो जाएगा. ओके, सम विल रिमेन कांस्टेंट. तो इसलिए बोला टोटल मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहेगा, टोटल मोमेंटम हमेशा 40 रहेगा. ओके, जो पहले था वही बाद में रहेगा. दिस गिव्स यू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस बेटर with the help of a numerical. This is a very basic example. Car A has mass 1500 kg moving with 25 meter per second speed. Car B 1000 kg moving with 15 meter per second in the same direction. दोनों same direction में move कर रहे हैं. Collision होता है. कोलिजन होने के बाद कार ए का स्पीड हो गया 20 मीटर पर सेकेंड, कार बी का वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करना है. मासेस तो सेम रहेंगे, राइट. मासेस सेम रहेंगे, आपको कार बी का वेलोसिटी फाइंड आउट करना है. आप हमेशा ऐसे बनाएंगे. ओके, इन एवरी क्वेश्चन यू विल राइट इन सच अ वे कि जो भी इवेंट है, जैसे यहाँ कोलिजन हुआ, कोलिजन के पहले वेलोसिटीज क्या थी, कोलिजन के बाद वेलोसिटीज, आप हमेशा एक टेबल बनाएंगे. ओके. नाउ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करेंगे. व्हाट इज द इनिशियल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन? टोटल मोमेंटम देख लेते हैं इन दोनों का. इसका मोमेंटम क्या होगा? 1500 इंटू 25, मास इंटू वेलोसिटी, है ना. इसका मोमेंटम क्या होगा? 1000 इंटू 15. व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ बॉडी ए? 1500 इंटू 20 आफ्टर कोलिजन. एंड व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ दिस बॉडी? हमें ये पता नहीं है इसका वेलोसिटी. 1000 इंटू v, ठीक है. नाउ इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? दोनों का सम. दिस इज द इनिशियल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन एंड final momentum after the collision. They are equal. So now solve it and find out the value of velocity. I am taking 100 common on both the sides and then cancelling. आप इसको किसी भी वे से कर सकते हो. Now this will become, so the velocity comes out to be 22.5 meter per second. Okay. Okay, now let us do the proof of the law of conservation of momentum. देखिए, आपने दो बॉडीज कंसिडर किया है, m1 m2 मासेस है एंड u1 u2 वेलोसिटीज है. कोलिजन के बाद दोनों वेलोसिटी चेंज हो जाती हैं. बॉडी ए की वेलोसिटी हो गई v1, बॉडी बी की वेलोसिटी हो गई v2, ठीक है.
और जो कोलिजन हुआ है वो टाइम पीरियड टी के लिए हुआ है। नाउ व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी 1, क्योंकि स्पीड्स चेंज हुए एक्सेलरेशन हुआ है, दैट इज v1 minus u1 upon time, right? v minus u upon time, यही होता है फॉर्मूला। Now force acting on body 1, it will be equal to mass of body 1 into acceleration of body 1। तो acceleration की वैल्यू हमने डाल दी m1 v1 minus u1 upon t। acceleration of body 2 बताइए, ये फाइनल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, v2 minus u2 upon time। फोर्स कितना हो जाएगा बॉडी 2 के ऊपर, m2 into a2, तो वैल्यू आपने पुट कर दिया मास into acceleration of body 2 m2 v2 minus u2 upon t। Now when the two bodies collide, 1 और 2 का collision हुआ, फोर्स एक बॉडी 1 के ऊपर लगा और एक फोर्स बॉडी 2 के ऊपर लगा। अब ये लगाया तो एक दूसरे ने है ना, so these are action reaction forces। So third law of motion क्या कहता है, action and reaction are equal and opposite, equal in magnitude and opposite in direction। तो मैं कह सकती हूँ F1 जो है वो नेगेटिव ऑफ F2 होगा, डायरेक्शन ऑपोजिट है इसलिए नेगेटिव, और मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, F1 और F2 की वैल्यूज इस स्टेटमेंट में पुट कर देंगे। F1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F2, F1 की वैल्यू डाल दो, F2 की वैल्यू डाल दो। नाउ सॉल्व इट, दिस विल कैंसिल, एक्सपैंड कर दो, m1 v1 माइनस m1 u1 माइनस m2 v2 प्लस m2 u2। u1 वाले टर्म्स अलग कर लो, ये राइट हैंड साइड में ले आओ, m1 u1 plus m2 u2। Now bring it to left, m1 v1 plus m2 v2। This is what? This is the final momentum. This is what? Initial momentum। तो ये equal हो गए। We have proved the law of conservation of momentum। Now the applications of law of conservation of momentum, rockets and jet planes work on the principle of conservation of momentum। अब देखिए, before the rocket propulsion, रॉकेट जो है वो रेस्ट पे, रॉकेट और जो भी फ्यूल इसमें हमने दिया है इसको ऊपर भेजने के लिए, दोनों रेस्ट पे है ना, मतलब मोमेंटम जो होगा वो जीरो है बिफोर दी प्रोपल्शन। तो आफ्टर प्रोपल्शन भी जीरो होना चाहिए। मैंने भी आपको समझाया था कि एग्जांपल से कि जो भी मोमेंटम इवेंट के पहले होगा टोटल मोमेंटम, वो इवेंट के बाद होगा टोटल। तो मतलब रॉकेट को जब स्टार्ट कर दिया तो कुछ मोमेंटम होगा रॉकेट का आफ्टर प्रोपल्शन, पहले तो जीरो है और उसके बाद मोमेंटम कुछ रॉकेट में आ जाएगा जब वो ऊपर जाने लगेगा, और कुछ गैसेस का भी होगा मोमेंटम, क्योंकि हमें पता है फ्यूल जो होता है वो पीछे की तरफ आता है, रॉकेट जो होता है वो ऊपर की तरफ जाता है, राइट। दोनों का सम भी जीरो होना चाहिए, मोमेंटम ऑफ रॉकेट प्लस मोमेंटम ऑफ द गैसेस शुड बी जीरो। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, मोमेंटम ऑफ रॉकेट इज इक्वल टू माइनस मोमेंटम ऑफ गैसेस। इससे क्या समझ में आ रहा है आपको, व्हाट डू यू मीन बाय दिस स्टेटमेंट, कि जो मोमेंटम गैसेस का होगा वही मोमेंटम रॉकेट का होगा। मतलब गैसेस जिस मोमेंटम से नीचे की तरफ आ रही हैं, डाउनवर्ड वेलोसिटी है ना गैसेस की, तो जिस मोमेंटम से गैसेस नीचे की तरफ आ रही हैं उतना ही मोमेंटम, इक्वल एंड ऑपोजिट मोमेंटम रॉकेट को इम्पार्ट होगा एंड रॉकेट विल गो अपवर्ड्स। नाउ सिमिलरली रिकॉइल ऑफ गन, देखिए बिफोर फायरिंग गन और बुलेट दोनों रेस्ट पे हैं, राइट। आप हमेशा ऐसे बनाएंगे, मैंने पहले ही बताया, ये आपका इवेंट है फायरिंग। फायरिंग के पहले गन और बुलेट दोनों रेस्ट पे हैं, तो दोनों का मोमेंटम हो गया जीरो। आफ्टर फायरिंग बुलेट एंड गन दोनों का कुछ वेलोसिटी हो जाता है, राइट। बट दोनों के सम, मोमेंटम ऑफ द गन एंड मोमेंटम ऑफ बुलेट, दोनों का सम जीरो ही आना चाहिए, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम जीरो था। सो मोमेंटम ऑफ गन प्लस मोमेंटम बुलेट आफ्टर फायरिंग शुड ऑल्सो बी जीरो। सिमिलरली योर द एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब, अब इवेंट क्या है यहाँ पे, एक्सप्लोजन। बिफोर द एक्सप्लोजन द बॉम्ब इज एट रेस्ट, तो जीरो मोमेंटम है। और एक्सप्लोजन के बाद सपोज इसके 7 फ्रैगमेंट्स हो, कितने भी फ्रैगमेंट्स हो गए, डिफरेंट फ्रैगमेंट्स हो जाते हैं ना, ब्लास्ट होता है तो बहुत सारे फ्रैगमेंट्स हो जाते हैं और वो डिफरेंट डायरेक्शंस में फ्लाई करते हैं डिफरेंट वेलोसिटी से। तो जो भी उनका मोमेंटम होता है, सपोज P1 P2 P3 जो भी जितने भी पार्ट्स हैं, उन सबका मोमेंटम भी जीरो होता है, सम जीरो होता है उनका, बिकॉज द मोमेंटम ऑफ द बॉम्ब बिफोर एक्सप्लोजन इज जीरो। तो उनके जो पार्ट्स होते हैं, जो फ्रैगमेंट्स होते हैं, उन सबका सम भी जीरो रहता है, मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है। इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं टू अंडरस्टैंड द एप्लीकेशंस बेटर। अ 60 ग्राम बुलेट फायर्ड फ्रॉम 5 kg गन, आप हमेशा ऐसे बनाएंगे, फायरिंग इवेंट है, बुलेट एंड गन, ठीक है। अब पहले तो जीरो होगा हमेशा,
फायरिंग के पहले तो दोनों रेस्ट पे रहेंगे ना. आफ्टर फायरिंग देखो क्या होता है. बुलेट है और ये गन है. बुलेट का मास है 60 ग्राम. दिस इज 5 kg. It is fired, leaves with the velocity of 500 meter per second. Find the speed of with which the gun recoils. Let it be v. Let it be v. देखिए आप चाहें तो फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं. नाउ ये m1 लेते हैं, ये m2, u1 और u2 जीरो है, राइट. और ये m1 m2 v1, this is m1 m2, this is v1 and v2 is to be found. m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2. Now this is 0. Before firing the momentum is 0. After firing 60 gram, इसको kg में convert करेंगे, into 500 plus 5 into v2. Now solve this. You will get 30 plus 5 v2 is equal to 0. From here v2 is equal to minus 30 by 5 minus 6 meter per second. Now what do you mean by negative sign here? 6 मीटर तो ठीक है, मैग्नीट्यूड आ गया. नेगेटिव साइन का मीनिंग क्या है कि वेलोसिटी जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है. मतलब बुलेट और गन दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है. गन रिकॉइल करती है ना. वी हैव डिस्कस्ड दैट द गन रिकॉइल्स. गन पीछे जाता है और बुलेट आगे जाता है. So as to conserve momentum. So negative sign implies that the gun has recoiled. Now next, the event is firing. Now before firing हमेशा रेस्ट पे होता है सब कुछ, ठीक है. आफ्टर फायरिंग देख लेते हैं. बुलेट और ये गन का क्या हुआ. बुलेट मास 20 ग्राम, फायर्ड हॉरिजॉन्टली विद वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकेंड. गन का मास है 2 kg. रिकॉइल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है पिस्टल की. सेम क्वेश्चन. सो जीरो पहले जीरो है and this is v2 is to be found. So 20 by 1000 into 150 plus 2 into v2. So v2 is equal to minus 3 by 2 minus 1.5 meter per second. Again negative sign implies that the velocity of gun and bullet are in opposite direction. Now next question. A bullet of mass 10 gram moving with velocity 400 meter per second gets embedded in a freely suspended wooden block of mass 900 gram. What is the velocity acquired by the block? Okay, now this is the bullet, mass 10 gram. It is moving with 400 meter per second speed. ठीक है. एक ब्लॉक रखा है which is freely suspended, मतलब free to move है, पहले रेस्ट पे है. कुछ इसको हम हिला देंगे तो मूव कर जाएगा. So it is at rest. और इवेंट क्या हुआ है कि हमने फायर करा और उसमें एम्बेड हो गया है. दिस इज द इवेंट. द बुलेट हैज एम्बेडेड द वुडन ब्लॉक, मतलब इसके अंदर ही चली गई है बुलेट, इसके अंदर चली गई है. तो और फिर ये एक कॉमन वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं. ये वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम ही बच्चों को समझ में नहीं आता है. सो ऑलवेज मेक दिस काइंड ऑफ अ फिगर कि कौन सा इवेंट है, किसके पहले और किसके बाद, इनिशियल कौन सा फाइनल कौन सा, यही नहीं समझ में आता, ठीक है. सो अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट लाइक दिस कि बुलेट को एम्बेड होने से पहले ये टोटल मोमेंटम आपको इनिशियल देगा और इसके बाद वाला आपको फाइनल देगा, और ये ही आपको इक्वेट करना है, ठीक है. नाउ व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ बुलेट हियर? 10 by 1000. आप चाहें तो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. आप लिख दीजिए ये m1 है, ये u1 है. m2 क्या है? 900 ग्राम. u2 इज 0. आफ्टर एम्बेडिंग, अच्छा दोनों बुलेट जो है एम्बेड हो गई है तो मास क्या हो जाएगा? 900 प्लस 10 ग्राम, 910 ग्राम, राइट. एंड वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करना है. तो फॉर्मूला आप चाहें तो आप लिख दीजिए m1 प्लस u1 इज इक्वल टू m2 प्लस u2 एंड फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा? m इंटू v. अब पुट कर दो. 10 by 1000 टू कन्वर्ट इनटू kg इंटू 400. ये हो गया मोमेंटम गन का, सॉरी बुलेट का, प्लस द मोमेंटम ऑफ द ब्लॉक. It is at rest, so the momentum will be 0, equal to 910 by 1000 into v. Now solve it. This will give you 4.39 meter per second. Now this question,
Two bodies of mass m1 and m2 are moving in the same straight line as shown after collision. ये इनिशियल था, मतलब आपको आपको समझ आ गया इवेंट क्या है, कोलिजन. इन दोनों का सम आपको इनिशियल मोमेंटम देगा और कोलिजन के बाद क्या होता है, दोनों बॉडी स्टिक कर जाती हैं और फिर एक कॉमन वेलोसिटी से मूव करते हैं. ओके, सो स्टिक कर जाती है तो टोटल मास हो जाएगा 2 + 3 5 kg. नाउ मास इज 5 kg एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी. इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, इन दोनों का मोमेंटम 5 × 2 10, इसका मोमेंटम 3 × 2 6 16. दिस इज द इनिशियल मोमेंटम, राइट. फाइनल मोमेंटम 5 × v, so 5v and velocity आ गया 16/5. It is 3.2 meter per second. If you want, you can even put in the formula. This is m1, ये u1 है, m2 u2 is 2 और स्टिक कर गया है तो टोटल मास आप इसे m ले लीजिए and velocity is to be found. तो आप इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, right? I have covered all the types of the numericals. अगर आप इन numericals को अच्छे से समझ लेते हैं तो आप सारे numericals अच्छे से कर पाएंगे. Okay? So this is the velocity of the combined object after collision. Now next, two objects, they are moving in the same straight line as shown. After collision they stick together. Okay, and what will be the velocity of the combined object? अब दोनों में difference क्या है? दोनों में stick कर रहे हैं, same masses है, same velocities है. Difference ये है कि दोनों अब opposite direction में आ रहे हैं. इसका हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए वे बिल्कुल same है. ये है हमारा event collision. आफ्टर कोलिजन दोनों स्टिक करके एक कॉमन वेलोसिटी से मूव करेंगे, ठीक है. सो मास इज 3 + 2 5 kg एंड यू हैव टू फाइंड आउट v. अच्छा, अब देखिए ये m1 है, u2 है, m2 दिस इज u. नाउ फॉर्मूला इज m1 u1 + m2 u2. ये हो गया इनिशियल मोमेंटम. फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, m × v. नाउ m1 इज 2, u1 इज 5, m2 इज 3, u2 इज -2 ईयर. आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा. वेलोसिटीज जो होती हैं वेक्टर क्वांटिटी होती है, राइट. अभी तक हमने हर क्वेश्चन में देखा है कि दोनों वेलोसिटीज, दोनों बॉडीज की वेलोसिटीज एक डायरेक्शन में है, तो इसलिए हमने वहां पे नेगेटिव साइन कहीं नहीं पुट किया है. इस क्वेश्चन में आपको दिया दोनों ऑपोजिट में है, तो अगर आप इसको पॉजिटिव ले रहे हो +5 को, देन इसको आपको सेकंड बॉडी की वेलोसिटी को आपको माइनस में लेना पड़ेगा, -2 मीटर पर सेकंड, बिकॉज डायरेक्शन इज ऑपोजिट, ठीक है. तो -2, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू विल टेक वेलोसिटी टू बी माइनस नेगेटिव. m टोटल m क्या हो जाएगा आफ्टर कोलिजन, क्योंकि स्टिक कर रहे हैं तो 5 एंड यू हैव टू फाइंड आउट v. सो आंसर इज 10 - 6/5, 4/5, 0.8 meter per second. This is the common velocity required. Now this question, this is also very important. A cracker of mass 100 grams explodes into two pieces. What is the event here? Explosion. अब explosion के पहले और explosion के बाद की बात हमें करनी है. Before explosion हमेशा bomb rest पे होता है. So m1 is 100 gram, u1 is 0. ठीक है. आफ्टर एक्सप्लोजन हमें दो पीसेस मिल रहे हैं, मासेस इक्वल हैं, एम एम मासेस इक्वल है तो कितना होगा, 50 ग्राम ही तो होगा ना. टोटल 100 है, बाद में 50 ग्राम, राइट. 50-50. शो दैट these two pieces of the cracker fly in opposite direction. देखिए हम अज्यूम कर लेते हैं इसका वेलोसिटी v1 और इसका वेलोसिटी v2 रहेगा, राइट. नाउ व्हाट इज द इनिशियल मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन, इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, 100 × 0, ये 0 रहा. आफ्टर एक्सप्लोजन मोमेंटम क्या होगा, 50 ग्राम, इसको केजी में कन्वर्ट कर लो, v1 + 50/1000 × v2, राइट. नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, इसको एक लेफ्ट में ले आओ. 50/1000 v1 is equal to 50/1000 v2. Everything gets cancelled and from here v2 is equal to -v1. Now what do you mean by this statement? That the velocities are equal in magnitude and opposite in direction. मतलब दोनों fragments bomb के ऐसे move करने लग जाएंगे opposite direction after explosion. So we have proved that the two pieces of the cracker fly in opposite direction. Yes, this question, pause the video and try yourself. A body of mass 300 gram kept at rest. Okay, 300 gram kept at rest. So U is 0. Breaks into two parts.
ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस, ड्यू टू इंटरनल फोर्स मतलब अपने फोर्सेस की वजह से। एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, एक्सटर्नल फोर्स जीरो, तभी तो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा रहे हैं। इट splits into two parts. One part is of 200 gram, is found to be moving at 12 meter per second speed towards east. What will be the velocity of other part? अच्छा, इसका मास तो होगा 100 ग्राम, ऑब्वियसली टोटल 300 है, तो कंजर्वेशन ऑफ मास ये 200, तो ये 100 होना चाहिए। इसका वेलोसिटी फाइंड आउट करना है आपको। अब पॉज करिए, हम खुद से ट्राई करेंगे। पहले इवेंट है एक्सप्लोजन, बिफोर इवेंट इनिशियल मोमेंटम इज 0, 300 इंटू 0। फाइनल मोमेंटम क्या होगा? इसका मोमेंटम क्या है? 200 बाई 1000 इंटू 12 प्लस इसका मोमेंटम क्या है? 100 बाई 1000 इंटू वी। दोनों को इक्वेट कर देते, दोनों को इक्वेट कर दो। 0 इज इक्वल टू 200 बाई 1000 इंटू 12 प्लस 100 बाई 1000 इंटू V2 V। So V is equal to minus 2.4 by 0.1. It is minus 24 meter per second. Minus 24 meter per second. इसका मीनिंग क्या है? वेलोसिटी 24 मीटर पर सेकेंड होगा और डायरेक्शन इसका ऑपोजिट होगा। ऑपोजिट किसके? इसके ऑपोजिट। ठीक है, ये 12 मीटर पर सेकेंड ईस्ट में है, तो ये 24 मीटर पर सेकेंड वेस्ट में होगा। Guess this question. A ball X of mass 1 kg travels with this speed, has an head-on collision with identical ball. Identical ball means mass same है, at rest. Okay, collision हुआ, ये event है। collision के बाद X stop हो जाता है, that means masses लिख लेते हैं पहले, masses same रहेंगे, X stops, so velocity 0 and Y moves off. उसका वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करना है। अगेन सेम, आप चाहते हैं तो फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट लिख लीजिए। ये m1 है, ये u1, m2 u2, m1 v1, दिस इज m2, दिस इज v2। ठीक है, नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। व्हाट इज द इनिशियल मोमेंटम? ये पूरा इसका मोमेंटम क्या है? 2। इसका मोमेंटम क्या है? 0। इसका मोमेंटम क्या है? 0 एंड मोमेंटम ऑफ दिस 1 इंटू V2। सो V2 क्या आ गया? 2 kg मीटर पर सेकेंड, सॉरी 2 मीटर पर सेकेंड, हमें वेलोसिटी बोला है ना। kg मीटर पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम। So that's it. Thank you for watching. Please subscribe to my channel if you find my videos useful.